अध्याय 3 देख रहे हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। चुनाव के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम अपने प्रतिनिधि तय करते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई खेल के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप क्रिकेट का खेल पसंद करते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी टीम है और एक विरोधी टीम है, और इसके बीच में एक अंपायर साहब नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका गेम अच्छे से हो पाएगा? अगर कोई ऐसी बात आती है, कोई एकदम इस तरीके की चीज आती है, किसी ने कैच पकड़ा और इस विरोधी टीम ने कहा कि कैच इन्होंने जमीन से पकड़ा है, बॉल जमीन में लग गई थी, कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड कौन करता है? अंपायर करता है। तो अगर अंपायर नहीं है या आप कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो कि नियम कौन पालन करवाएगा? ये अंपायर करवाएगा। तो अगर अंपायर नहीं है तो इस खेल का क्या होगा? आप सोच सकते हैं, क्योंकि विरोधी है। यहां पर आपकी एक तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से कहूं तो लड़ाई हो रही है, सॉफ्टली लड़ाई हो रही है, क्योंकि आप जब खेल खेलते हैं तो आपको जीतना होता है। तो यहां हम क्या बात करेंगे इस पूरे डिस्कशन में कि जो चुनाव होते हैं, जैसे अगर आपको कुछ लोगों में से अपने क्लास में एक मॉनिटर चुनना है या फिर अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट चुनना है, तो हम चुनाव करते हैं और वो हमारे प्रतिनिधि बन जाते हैं, हम उनको अपना प्रतिनिधि मान लेते हैं। तो उसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रावधान देता है, क्या क्या प्रोविजन देता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम जब इसको पढ़ेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि चुनाव होने की, जैसे हम इलेक्शन जब करते हैं, किसी को चूज करते हैं, किसी को इलेक्ट करते हैं, किसी को नॉमिनेट करते हैं, तो चुनाव की अलग अलग विधियां क्या होती है। जो मैंने 3 शब्द अब बोले ना, वो भी अलग अलग है। इलेक्शन इज नॉट इक्वल टू नॉमिनेट, नॉमिनेट इलेक्शन नहीं है, और चूजिंग इज इलेक्शन नॉट इलेक्शन, सब अलग अलग है। तो चुनाव की इन विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ में कि हमारे देश में जो चुनाव होता है उसकी व्यवस्था कैसी होती है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, कौन करता है, कैसे होता है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व क्या है। स्वतंत्र मतलब यह है कि ये जो अंपायर है ना तो इनकी तरफ है ना इनकी तरफ है, ये निष्पक्ष है, ये स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, यानी कि ना आपका पक्ष ले रहा है ना इनका पक्ष ले रहा है, और ये स्वतंत्र है, यानी कि ये नहीं कि आपने आपकी टीम के एक बंदे को निकाल के यहां पर रख दिया, तो इससे तो फिर निष्पक्षता भी चली जाएगी। ये स्वतंत्र भी नहीं है, ये आपके फेवर में हमेशा डिसीजन लेगा जब भी कोई ऐसी बात होगी। और चुनाव जो है, देखिए, हर चीज में सुधार के चांसेस होते हैं। एक बार अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि भाई आप तो सदी के महानायक हैं, तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मैं अभी एक्टिंग सीख रहा हूं। इन्होंने बड़ी बात कह दी, क्योंकि एक आदमी जो देवता माना जाता है एक्टिंग का, या सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं अभी क्रिकेट सीख रहा हूं। तो चुनाव सुधार पर होने वाली बहस, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसमें सुधार जो हो रहे हैं या सुधार होने की जो गुंजाइश है, वो भी आपको इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले चुनाव और लोकतंत्र का क्या संबंध है, इसको समझिए। सबसे पहले 2 सवाल आपके सामने रखता हूं मैं, और मैं आपको पहले ही बता दूं इसका उत्तर, दोनों की जवाब हां है। दोनों की जवाब हां है। पहले मैं आपके सामने ये 2 सवाल रखता हूं। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? आप कहेंगे क्यों नहीं कायम रह सकता लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, जिसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? अगर लोकतंत्र नहीं है तो क्या बिना लोकतंत्र के भी चुनाव हो सकता है? इसका भी उत्तर हां है। दोनों का उत्तर हां है। कैसे समझिएगा, इसकी चर्चा मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। हमारे देश की जनसंख्या, अभी जब आज की बात मैं करूं तो 135 करोड़ है। आप इसमें से ना, इसके अगर आप जीरो गिनेंगे तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतने जीरोज आते हैं इसमें। इतने सारे लोग, अगर हमको कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए हमको डिसीजन लेना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएं कि नहीं बढ़ाए जाएं, अब 135 करोड़ लोगों से आप पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते। इसमें तो मेरे ख्याल से पूरा साल लग जाएगा, पूरा 2 साल 5 साल लग जाएगा। तो इसीलिए कोई भी निर्णय लेने के लिए सभी नागरिक, 135 करोड़ थोड़ी ना भाग ले सकते प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि अपने अपने प्रतिनिधि चुन लेंगे कि देखिए साहब, हमारे लिए ये जवाब देंगे। तो 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 50 लाख लोग एक आदमी को चुन लेंगे। अब कितनी जनसंख्या कम हो गई, मतलब हमने क्या किया, 135 को 10 लाख या मान लीजिए 50 लाख से भाग दे दिया, तो कितने लोग हो गए? काफी कम हो गए। नंबर में आप गिनेंगे तो काफी कम हो गए। अब ये लोग डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन और ये भी बात हो गई कि इन 10 या 20 या 50 लाख लोगों ने एक आदमी को तय किया हुआ है और ये इनके बिहाफ पे डिसीजन लेगा। तो यही चीज है, इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है कि छोटी जगह तो ठीक है,
अगर एक देश ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसे भी देश है जिनकी जनसंख्या 5 लाख 10 लाख से कम है, वहां आप रेफरेंडम करा सकते हैं, वहां सबसे पूछ सकते हैं। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं या चाइना की बात कर लें या यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लें, इतने बड़े बड़े देश हैं, करोड़ों की जनसंख्या है वहां पे। अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और कनाडा की जनसंख्या, कनाडा बहुत बड़ा देश है लेकिन उसकी जनसंख्या 3 करोड़ है। आप समझिए कि 3 करोड़ को भी नहीं पूछ सकते आप, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आपको चाहिए। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कुछ अंतर है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जो भी रोजमर्रा के फैसले होते हैं वो लोग लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब आप देखें कि आपके घर में आप हैं, आपके घर में आपका भाई है, बहन है, पिताजी है और माताजी है। अब ये जो पिताजी हैं ये आपके लिए डिसीजन लेते हैं, आप सबके लिए, इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष। लेकिन घर में जो भी डिसीजन लेना, जैसे मान लीजिए कोई टीवी आना है तो ये कहते हैं तोशिबा का लाएंगे, ये बोलेंगे पैनासोनिक का लाएंगे, ये बोलेंगे सैमसंग का, ये सैमसुई का, ये कुछ और एक बोल देंगे कि हमको किसी और का चाहिए। तो सबका जब राय ले ली गई तो उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे, प्रत्यक्ष। लेकिन जब सबके डिसीजन केवल इन्होंने कहा नहीं साहब टीवी तो एलजी का आएगा, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। सबके लिए इन्होंने डिसीजन ले लिया, ये अप्रत्यक्ष हो गया। सबने जब डिसीजन लिया तो प्रत्यक्ष हो गया। यही इसमें अंतर है, और इसमें अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में और ज्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए जनता के शासन का अर्थ क्या होता है? जनता के शासन का अर्थ ये होता है कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाने जाने वाला शासन। यानी एक घर है, एक घर में जो शासन चल रहा है वो आपका, आपके भाई का, आपकी बहन के, आपके माताजी के रिप्रेजेंटेटिव हो गए आपके पिताजी। वो डिसीजन ले रहे हैं आपके बिहाफ पे। आपने उनको इलेक्ट किया, आपने उनको चूज किया, आपने उनको नॉमिनेट किया, आपने उनसे कहा देखिए हमारे लिए आप डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि वो समझदार भी है, क्योंकि वो एक तरीके से आपसे एक्सपीरियंस भी है, तो आपने उनसे कह दिया, आपने इलेक्ट कर लिया। इसे हम कहते हैं हमने अपना प्रतिनिधि चुना। तो जब एक देश में अलग अलग क्षेत्रों में जब लोग एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारे बाप है, हमारे पिताजी हैं, इस तरह समझिए, और वो डिसीजन लेंगे, तो इसे ही हम अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाफ पे। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक, हम और आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने सांसद को चुनते हैं, अपने विधायक को चुनते हैं, और देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि हमने तो चुना है ना इनको। ये जो सांसद बन गए अपने आप तो नहीं बन गए, इनको हमने वोट दिया, इनको आपने वोट दिया, तो हमने उनको एक बेसिकली हमने इनको इलेक्ट किया। हो सकता है ये नहीं इलेक्ट होते, 10 लोग खड़े हैं, कोई और इलेक्ट हो जाता। हमने इन 10 लोगों में, जैसे आपके पिताजी, आप ये भी तो कह सकते थे कि नहीं 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 नहीं, हम सब मिलके मम्मी को कहेंगे कि मम्मी रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर ये दोनों इलेक्शन में खड़े हैं, आप तीनों ने वोट दिया, तो आपके 2 ने पिताजी को दे दिया, एक ने माताजी को दे दिया, तो पिताजी जीत जाएंगे। तो हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, हम एक तरीके से एक को इलेक्ट कर रहे हैं। तो इस ऐसे हम प्रतिनिधि जो चुन रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो चुन रहे हैं, उनके चुनने की विधि को हम चुनाव कहते हैं या निर्वाचन कहते हैं। हमने चुनाव किया ना, निर्वाचित हो गए, पिताजी आपके निर्वाचित हो गए क्योंकि 2 वोट मिल गए उनको। तो इसी तरीके से जो बड़े बड़े निर्णय होंगे या जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो, प्रशासन चलाना हो, उनमें नागरिकों की सीमित भूमिका है। और ये भूमिका किस तरीके से होती है कि आप उनको इलेक्ट करते हैं। जैसे हमने अपने पिताजी को जब इलेक्ट कर लिया, तो पिताजी फिर कोई भी डिसीजन लेते रहे, हम उनको मानेंगे क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है। ठीक, इसका मतलब हमने एक तरीके से सक्रिय रूप से अब हम डिसीजन नहीं लेंगे, मतलब हम रहेंगे तो सही, हम यहां रहेंगे तो सही, लेकिन हमने एक बार जब इलेक्ट कर लिया अपने पिताजी को, तो अब हम पिताजी पे निर्भर हो जाएंगे। पिताजी पे हमने पूरा का पूरा दारोमदार डाल दिया कि पिताजी अब आप डिसीजन लीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब लोगों को चुनते हैं प्रशासन चलाने के लिए, तो जब वो नीति बनाते हैं तो हमारा कोई रोल नहीं होता उसमें, वो नीति बना लेंगे क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया हुआ है। तो सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते, हर एक चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होता, हर एक चुनाव जो होता है वो डेमोक्रेटिक नहीं होता। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र नहीं है, गैर लोकतांत्रिक वहां पर देश है, लेकिन वहां पर भी चुनाव होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कहीं पे, जैसे सऊदी अरब है, अगर आप कहें कि वहां पर जो किंग है वो चलता है, या फिर आप इधर पे आ जाइए, चलिए उसको छोड़िए, नेपाल बगल में आ जाइए, नेपाल में क्या है, राजा है, वहां तो राजा है, लेकिन वहां भी चुनाव होता है। तो ऐसा हो सकता है कि गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव हो।
वास्तव में जो गैर लोकतांत्रिक जो चुनाव मतलब जो देश होते हैं वहां पर वो जो लोग होते हैं जो शासन कर रहे हैं वो ज्यादा आतुर होते हैं, वो ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हम लोगों को दिखाएं कि आपके लिए चुनाव कर रहे हैं, हम राजा बन के नहीं बैठे हुए हैं, हम आपके लिए चुनाव कराएंगे और फिर चुनाव का रिजल्ट इस तरीके से लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, अपने प्रभाव से, अपने रिगिंग से, जो भी तरीका वो अपनाते होंगे इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो जिस भी तरीके से वो अपनाते होंगे वो चुनाव करवाते हैं, वो आप बड़े आतुर रहते हैं कि भाई चुनाव हो, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि हमने उनकी बातें नहीं सुनी, हमने उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखे, तो फिर वो करवाते हैं और इस तरीके से करवाते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो, वो अपने राजा या जो भी पदवी उन्होंने धारण की है वो बने रहे, ऐसा होता है। तो एक लोकतांत्रिक देश का जो संविधान है वो चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है। जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो जो एक लोकतांत्रिक देश का जो संविधान होता है, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने चुनाव के लिए कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ रूल बना रखे हैं, कुछ कानून बना रखे हैं। जैसे आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो ये जो क्रिकेट के रूल थे वो इन साहब को, एम्पायर को पूरे पता है। इस नियमों के तहत तो आप एम्पायर समझ लीजिए हमारे संविधान हो गए, है ना। ये जो संविधान के पूरी या क्रिकेट के खेल के पूरे जो जिनको नियम कानून पता है, तो इस तरीके से जो संविधान है उसमें भी किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे देश में, उसके नियम हैं। और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम किसका है? आप समझ लीजिए जो मूलभूत बेसिक नियम है, जैसे आपके खाने के थाली में रोटी होनी चाहिए, ये काम कर दिया है किन्होंने? संविधान ने। अब उन्होंने छोड़ दिया विधायिका पे और छोड़ दिया आपके विधायिका पे कि अब इसमें आप जोड़िए, विधायिका चाहे इसमें अचार जोड़ दे, विधायिका चाहे इसमें आपके पापड़ जोड़ दे, ये विधायिका का काम है। लेकिन संविधान ने बेसिक चीज बता दी कि रोटी रहेगी, सब्जी रहेगी, बाकी आप इसमें जोड़ते रहिए, विधायिका पे छोड़ दिया। तो ये जो मूलभूत नियम संविधान ने तय कर रखे हैं, जो बेसिक नियम है, यानी कि जो रोटी और मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, सब्जी जो उन्होंने डिसाइड कर ली है, वो हमें ये बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन वोट कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, हिंदुस्तान में अभी जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो सफरेज है वोटिंग का, वो 18+ है, 18 साल के ऊपर कोई हो गया तो वो वोट दे सकता है। यानी कौन मत देने का योग्य है, ये संविधान ने बता दिया। कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, जैसे 25 साल के ऊपर आप चुनाव लड़ सकते हैं, 18 साल में नहीं लग सकते, जबकि कानूनी तौर पर वोट आप 18 साल में दे सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आप 25+ होने चाहिए। तो ये कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, ये भी आपको संविधान ने बता दिया। कौन चुनाव की देखरेख करेगा, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, निर्वाचन आयोग देश का, ऐसी हर एक स्टेट में भी जो चुनाव कराते हैं, जैसे पंचायत का चुनाव कराते हैं, नगर निगम का चुनाव कराते हैं, तो हर एक प्रदेश में भी है। ऐसे मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, हम बैलेट बॉक्स में अपने कागज डालेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से डालेंगे, क्या तरीका होगा, कैसे तरीका होगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। और मतगणना कैसी होगी, उनकी काउंटिंग कैसी होगी, और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, कौन जीत, किसको हम जीता मानेंगे, किसको हारा मानेंगे। ओके, तो ये सब चीजें हमें मूलभूत नियम हमारे पास हैं जो संविधान ने तय कर रखे हैं, जो मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया। पहले जो 3 प्रश्न हैं ये वाले, कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, ये जो 3 प्रश्न है, इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके कि देखिए साहब लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं। और ये जो तो प्रश्न है, ये वाला और ये वाला, ये बताते हैं न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, यानी कि किस तरीके से जो प्रतिनिधि आएगा, जिसको प्रतिनिधि आप चुन रहे हैं, वो न्यायपूर्ण तरीके से आएगा, जस्टिफाइड तरीके से आएगा, कोई पैसा नहीं यूज हुआ, कोई मसल पावर नहीं यूज होगा। ये सब चीजें यहां पर तय होगी, क्योंकि सब चीजें लेड डाउन है, सारी चीजें नियम कानून के तहत होनी चाहिए। अब भारत में जो चुनाव व्यवस्था है वो कैसी है, ये बड़ी एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से हर आदमी समझता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। एक प्रदेश का चुनाव खत्म हो तो दूसरे का हो गया, जब कहीं और के चुनाव हो रहे हो तो फिर एकदम से हमारा जो आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव आ गए, नहीं हुआ तो फिर हमारे नगर निगम के चुनाव आ गए, तो चुनाव होते रहते हैं हमारे यहाँ। तो लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है। वोट मतलब मैंने इनको 3 लोग खड़े हुए, मैंने इनको वोट दे दिया, आपने इनको वोट दे दिया, तो हम लोग वोट देते हैं। हम बोलते वोट देने का मतलब हम इनको इलेक्ट करना चाहते हैं, हम इनको इलेक्ट करना चाहते हैं। और
उसकी इच्छा ही ये तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। मान लीजिए मैंने और मेरे भाई ने इनको वोट दे दिया, आपने इनको वोट दिया, दो लोगों ने इनको वोट दे दिया, एक ने इनको दिया, इनको किसी ने नहीं दिया, ये जीत गए। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वोट ही डालें, और अलग अलग तरीके के तरह से गणना की जा सकती है। हमारे देश में जो हम समझते हैं वो पूरे विश्व में तो नहीं है। विश्व में अलग अलग तरीके हैं। फिर से ध्यान रखिए, हम जो वोटिंग तरीका हमारे देश में देखते हैं, जरूरी नहीं है यही वोटिंग का तरीका या वो यही प्रतिनिधित्व चुनने का या रिप्रेजेंटेटिव चुनने का तरीका हर एक देश में है। सब जगह अलग अलग है। यानी कि जैसे ही खेल के नियम अलग हो जाएंगे, वही क्रिकेट जो है उसको रग्बी कहने लगेंगे, वही क्रिकेट जो है अमेरिकन क्रिकेट हो जाएगा। मतलब गेम के नियम चेंज होते ही वो चुनाव अलग हो जाएगा, गेम अलग हो जाएगा। यानी कि जो पसंद की गणना करने की तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसकी जीत होगी? अगर ये एक चुनाव का तरीका मेरा एक्स है और आपका चुनाव का तरीका वाई हो गया किसी और देश के, तो ये एक्स से जो चुने जाएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, वाई के साथ जो वाई तरीके से जो चुने जाएंगे वो अलग हो जाएंगे। तो कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें जो बड़े दल हैं जिनके पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जिनके पास अच्छा खासा हर एक क्षेत्र में उनके बूथ लेवल तक मतलब पकड़ है, वहां उनको लाभ पहुंचता है। और कुछ ऐसे नियम हो जाते हैं जिसमें जो ऐसे प्रतिनिधि हैं, ऐसे दल हैं जो छोटे दल हैं, उनको फायदा मिलता है। यानी कहीं बहुसंख्यक समुदाय का फायदा हो जाता है, कहीं अल्पसंख्यकों का फायदा हो जाता है। तो ये चुनाव के अलग अलग जो तरीके हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला है, जो सबसे आगे वही जीते। मैंने दौड़ लगाई, आपने दौड़ लगाई, हम लोग भाग रहे हैं। यहां पर एक पोल है, इस पोल पे आप पहले पहुंच गए, आप यहां पहुंचे और मैं यहां तक पहुंच पाया। कौन जीता? आप जीत गए। इसी को हम कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते। जो सबसे तेज भागेगा, जिसके ज्यादा नंबर्स होंगे, जिसके ज्यादा कहें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो जीत जाएगा। 1984 की एक आपको बात बताता हूं। 1984 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, जिसे आम चुनाव भी कहते हैं, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 सीट है उसमें से 414 जीत ली। अगर इसका परसेंटेज निकाले ना आप, तो आपको मिलेगा ये 80% से भी ऊपर है। आप सोच सकते हैं 80% से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी ने अकेले जीत ली। इस तरीके की सफलता आज तक किसी भी एक दल को नहीं मिली है। तो इस चुनाव से या इस तरीके से आपको कैसे पता चल? देखिए, कांग्रेस अब मैं सीट इन्होंने 415 जीत ली, जैसे मैं कह रहा हूं इन्होंने 80% जीत ली, लेकिन वोट परसेंटेज कितना था इनका? 48%। मतलब समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 3/4 सीट जीत ली पूरी की पूरी, यानी 75% सीटें, 75% इन्होंने सीट जीती ऊपर उससे, क्योंकि 415 करेंगे तो 3/4 मान ले या फिर आप 4/5 मान ले, इतनी सीट इन्होंने जीती। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या हर 5 में से 4 आदमी ने इनको वोट दिया? हर 5 आदमी से में 1 2 3 4 5 में से 4 आदमियों ने कांग्रेस को वोट दिया? क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो वोट प्रतिशत मिला, यानी कि 100 आदमियों में 48 आदमियों ने ही केवल कांग्रेस को वोट दिया। 48%, वो जो यहां से क्लियर होता है, 48% इनको वोट मिला। इसका मतलब यह हुआ कुल मिलाकर जीते लोगों ने जो मतदान किया है उनका 48% वोट जो है वो कांग्रेस को दिया गया। लेकिन फिर भी जब 100 में से 48 जीत रहे हैं, तब उसमें 100 में से आप 80%, 100 में 48 लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन 100 में 80 सीट ले जा रहे हैं आप समझ रहे हैं? 100 में से 48 लोग वोट कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन 100 में से 80 कांग्रेस के कैंडिडेट जीत जा रहे हैं। भाजपा को 7.4% वोट मिले, मतलब ठीक ठाक प्रतिशत था, इतना कोई खराब नहीं था ये। उसके बावजूद भी इनको मात्र, मतलब ये बहुत ही कम सीट होती है, 2 सीट, बहुत ही कम सीट मिली। और अगर आप 2014-2019 की बात करें तो जो अकेले केवल भाजपा को 250 से ऊपर 2014 में और 300 से ऊपर आपके इसमें मिल गई, ये 2019 में। वोट परसेंट उनका
30-40 के बीच में था, 30-40% के बीच में, तब भी उन्होंने सरकार बनाई। तो ऐसा है यहां पर कि समझने की जरूरत समझिए कि चुनाव की एक विशेष विधि का हमने पालन किया। हमारे देश में एक चुनाव की विधि एक पालन है कि पूरे देश को, ये पूरा देश है मान लीजिए, इस पूरे देश को हमने ऐसे ऐसे करके निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। ये कुल मिला के कितने क्षेत्र हो गए? 543। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से, मान लीजिए यहां निर्वाचन क्षेत्र है, उससे एक प्रतिनिधि चुना जाना है और उस निर्वाचन क्षेत्र के जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले उसे निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मतलब मान लीजिए ये साहब है, इनको यहां पर ये जीत गए, लेकिन यहां पर 3 लोग खड़े थे, इनको मिले 50 वोट, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इनको मिले 30 और इनको मिले 20, 3 लोग हैं। अब क्योंकि इनको 50 मिल गए, ये अपने आप जीत गए, बाकी 30 इनको मिले, 20 इनको मिले, इन दोनों को मिला के कितना बनता है? 50। मतलब 50 लोगों ने इनको वोट दिया, लेकिन 50 लोगों ने इनको वोट दिया, यानी कि आधा आधा का मामला है, लेकिन फिर भी जीते कौन? ये। इसे ही हम कहते हैं जो पहले दौड़ में पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। ये हमारे यहां फॉलो होता है। तो जो विजयी प्रत्याशी है उनके लिए जरूरी है कि उनको जो कुल मत है उसका बहुमत मिले। तो इसी को हम कहते हैं सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिसने जो पोस्ट है, मतलब जो एंड जहां पर आपका रेस खत्म हो रही है, उस पोस्ट को जिसने पहले छू लिया, उसको क्रॉस कर लिया, वो जीत गया। तो चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाए या पूरा आगे निकल जाए, वो विजयी होता है। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको। इनको वोट मिले 51, चलिए 40 ही मान लेते हैं। इनको वोट मिले 40, उनको मिले 30, इनको मिले 30, कितने हो गए? 100 हो गए ना। ये जीत गए, जबकि 30 और 30 60 लोगों ने 60% वोट इनको दिया है और 40% वोट इनको दिया है, इन दोनों को मिला के, यानी कि 100 में से 60% लोगों ने वोट इनको दिया ही नहीं है, फिर भी ये जीत गए। 40% वोट पाके भी जीत गए। यही हमारे यहाँ व्यवस्था है, इस तरीके से जीतते हैं। तो इसे हम बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। हमारे देश में यही विधि स्वीकार होती है। कौन सी? बहुलवादी। जिसने ज्यादा वोट लिए वो जीत गया। तो कांग्रेस पार्टी को जो मत मिले थे उसके अनुपात से ज्यादा सीटें मिल गई। जैसे मैंने बताया, 100 में 48 लोगों ने वोट किया, लेकिन 100 में इनको 80 सीटें मिल गई। तो अनुपात से ज्यादा इनको वोट जो मिली है वो इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उनके प्रत्याशी जीते, उन्हें वो 50% से कम वोट मिले, फिर भी वो जीते। तो ये देखिए कि सभी जो हारने वाले प्रत्याशी हैं उनके वोट तो बेकार चले गए। जैसे यहां पर आपने 40 लोगों ने 100 में इनको वोट दिया और 30% लोगों ने इनको दिया, 30% इन लोगों ने वोट दिया, तो 40% लोगों के वोट ही काउंट हुए। ये जो 60% वोट है वो बेकार हो गया। मतलब 10 में से 6 आदमियों के वोट बेकार हो गए, फिर 4 के काउंट हुए। यही तो हुआ इसमें, उनके बेकार चले गए क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों दलों को कोई सीट नहीं मिलती। क्योंकि आपने जो 60 लोगों ने वोट दिया वो आदमी तो जीता ही नहीं है, तो कहीं भी नहीं रहा ना, जीत तो ये गए, अब इनका कोई नाम निशान नहीं है ना। तो इसीलिए मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को इनसे भी कम मिल जाते हैं। जैसे 24 मिल गए, इनको 23 मिल गए, इन सबको 25, इनको 24, 23, तब भी इनको ज्यादा वोट मिले ना। इनके हिसाब से तो इनको ज्यादा वोट मिले। मान लीजिए 25, 24, 23 ऐसे अलग अलग वोट मिलने लगे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा मिल गए। ये रेस में सबसे आगे दौड़े और सबसे पहले पहुंच गए। इसका मतलब कम वोट पाकर भी ये जीत गए। जैसे मैंने आपको बताया, 40 वोट पाके भी, 60 वोट ना पाकर भी ये साहब जीत गए। इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये किस तरीके से होता है? इजराइल का एग्जांपल लेते हैं। होता यहां पर यह है कि जब मतगणना हो जाती है, वोट की काउंटिंग हो जाती है, तो जिस हिसाब से अनुपात में यानी जिस प्रोपोर्शन में वोट मिले हैं उसी हिसाब से इनको सीटें दे दी जाती है। होता यह है कि जैसे पार्टी ए है, पार्टी बी है, ऐसे सी डी और भी पार्टीज होंगी। तो पार्टी ए ने कहा कि 1 2 3 ये हमारे मेंबर्स हैं, बी ने कहा हमारी ये है 1 2 3 4, इस तरीके से एक लिस्ट निकालती है कि अगर आप हमें इलेक्ट करेंगे और हमें जो प्रोपोर्शन देंगे उस हिसाब से हम ये मेंबर्स भेजेंगे। अब ये जो सूची है उतने ही प्रत्याशियों को उस सूची से लिया जाता है
जितना सीटों का उन्हें कोटा मिले, यानी कि जिस हिसाब से लोगों ने वोट दिया। तो चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कह रहे हैं। तो इसमें आप ये समझिए कि किस तरीके से होता है। मान लीजिए ये ए पार्टी है, बी पार्टी। ए पार्टी को मिला मान लीजिए 60% वोट और बी पार्टी को मिला 40% वोट। तो अगर इन्होंने जैसे 10 में से या 100 ही मान लीजिए, 100 में से 60 जो है इनकी पार्टी के जाएंगे और 100 में से 40 यहां के जाएंगे। तो 60 जो होंगे, मान लीजिए ये लिस्ट जो है वो 60 तक जाती है, तो 60 यहां से उठा लिए जाएंगे। इन्होंने लिस्ट दी है 60 की, तो इनके 1 से 40 तक लिए जाएंगे। बस इस पार्टी के 1 से 40 तक लिए जाएंगे। इस पार्टी के मान लीजिए इस पार्टी ने 100 तक दिया है लिस्ट, इस पार्टी ने भी 100 तक दिया है, तो इस पार्टी के 1 से लेकर 60 तक मेंबर चले जाएंगे कि कहां, पार्लियामेंट में। और इस पार्टी के क्योंकि इसको 40% वोट मिला है, तो 1 से लेकर केवल 40 तक, 1 से 40 तक जो मेंबर की लिस्ट है वो चली जाएगी। इसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। ये केवल 2 पार्टी की मैंने बताया, ऐसे बहुत सारी पार्टियां होती हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। जैसे इजराइल की बात करें या नीदरलैंड की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जैसे इजराइल है, ये पूरा देश जो है इसको एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और हर एक पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुसार उनको ये सीट दे दी जाती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और इसी तरीके का एक दूसरा तरीका है, यही प्रोपोर्शनल प्रतिनिधित्व जो होता है उसका दूसरा तरीका है, जैसे मैंने बताया ये इजराइल में हो गया और नीदरलैंड्स में हो गया, यानी हॉलैंड में हो गया। दूसरा तरीका होता है, उसमें आपका अगर मैं कंट्रीज का नाम लूं तो अर्जेंटीना हो गया और पोर्चुगल हो गया। तो ये यहां पर क्या होता है कि जहां इन देशों में क्या होता है, पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे इजराइल में क्या हुआ, पूरे देश को, क्योंकि ये दोनों देश जो है ना ये छोटे देश हैं, इजराइल और नीदरलैंड बहुत छोटे देश हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं अर्जेंटीना की, वैसे पोर्चुगल भी छोटा ही देश है, लेकिन अर्जेंटीना थोड़ा बड़ा देश है। तो इसमें क्या करेंगे, इस देश को हम बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट देंगे। तो जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है ना हिंदुस्तान में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंस में बांट दिया गया। अब प्रत्येक पार्टी हर एक निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के लिए सूची जारी करेगी। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 है, यहां पर एक लिस्ट होगी पार्टी ए की, ये मेंबर हो गए। ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, यहां पर भी इस पार्टी की, यहां अलग मेंबर होंगे, ये अलग लोग होंगे। तो यहां पर इनकी लिस्ट बना दी ए पार्टी ने, यहां पर बना दी बी पार्टी ने, तो सूची जारी कर दी। तो जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जा सकता है। अब देखिए, यहां से मान लीजिए 10 लोगों को चुना जा सकता है, तो यहां पर कितने होंगे, 1 से लेकर 10 तक। ये भी देंगे, बी पार्टी भी 1 से 10 तक देगी। मान लीजिए ये जो सेकंड है, यहां पर केवल 6 लोग इलेक्ट किए जा सकते, तो यहां 1 से 6 तक होंगे, ये भी 1 से 6 तक होंगे। इस तरीके से होगा। तो दोनों ही रूप हमने जो देखे, इसमें मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, यानी पार्टी ए पार्टी बी को देते हैं, ना कि वो प्रत्याशियों को वोट देते हैं। वो जो खड़े हैं लोग उनको वोट नहीं देते, वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी को वोट देते हैं। तो एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र में सीट दे दी जाती है। अब जैसे ये 10 की बात करता हूं, मान लीजिए 60% अब ए को मिला, ये 40, अब इसको मैं कर देता हूं 70%, चलिए 70% कर देते हैं। 70% ए को मिला इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं अब नीदरलैंड को और इजराइल को छोड़ के अब मैं बात करता हूं अर्जेंटीना और पोर्चुगल की। मान लीजिए ए जो पार्टी है उसको एक पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिला यहाँ 70 वोट, यहाँ इनको मिला 30% वोट। तो क्या होगा, 1 से 10 है ना, तो 7 मेंबर जो है वो यहां से पार्लियामेंट चले जाएंगे। यहां से 30% मिला है, तो 1 से 10 इन्होंने लिस्ट डाली थी, 3 मेंबर यहां के चले जाएंगे। ऐसे होगा। भारत में जो समानुपातिक प्रोपोर्शनल प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, वो केवल जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उसमें ली जाती है। यानी जो हमारा आम चुनाव है, जब हम कोई एक सांसद चुनते हैं, जो विधायक चुनते हैं, तो इस तरीके की चीज नहीं होती। लेकिन जब हम राष्ट्रपति चुनते हैं, उपराष्ट्रपति चुनते हैं, राज्यसभा और विधान परिषदों के जो चुनाव होते हैं, उसमें हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और एक जटिल स्वरूप प्रस्तावित हमारे पास है, जिसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम एक इलेक्शन की पद्धति अपनाते हैं। राज्यसभा की एग्जाम्पल लेंगे हम। तो हमने जो है वो हमारे देश में समानुपातिक नहीं होती है, जो दौड़ में फर्स्ट आ गया वो फर्स्ट आ जाता है, और बाकी कई ऐसे पद हैं जिनके लिए हम समानुपातिक यूज करते हैं, लेकिन उसका भी एक अलग रूप है, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको
सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें अंतर हम समझेंगे। पहली चीज ये है कि जो सर्वाधिक वोट वाले में पूरे देश की जो छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयां हैं उसमें हम उसको बांट देते हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्र हम जिला कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं बेसिकली उसको। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, या तो वो पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, या फिर पूरे देश को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और फिर वहां पर अलग अलग तरीके से इसी तरीके से समानुपातिक इलेक्शन होता है। यहाँ पर सर्वाधिक जो वोट पाने वाले की जीत है, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अनुपात के हिसाब से होता है तो एक से ज्यादा प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। सर्वाधिक वोट पाने वाले में मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं कि आदमी कौन खड़ा हुआ है, पार्टी को भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, पार्टी की तरफ भी होता है आपका प्रेम या आप उसके जो विचारधारा उसकी तरफ आप रहते हैं, लेकिन मतदाता को भी ज्यादा देखते हैं आप। जबकि यहाँ समानुपातिक में मतदाता को ना देके आप पार्टी को वोट देते हैं। यहाँ पर जो सर्वाधिक वोट है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है, यानी कि आपको मिले तो 40% वोट, लेकिन आपकी सीटें मिल गई 80, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जितने मत मिलेंगे उस परसेंटेज के हिसाब से, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटें मिल जाएंगी। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वो वोटों का बहुमत यानी 50% मिले, जैसे 100% है ना, हम मानते हैं कि 50%, जैसे हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम में 33% से ऊपर होंगे तो हम पास होंगे। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि 50% से ऊपर होंगे तभी आप इलेक्ट होंगे, आप हो सकता है 30% में भी इलेक्ट हो जाए, आपको वोट परसेंटेज 30% है उसमें भी आप इलेक्ट हो जाए, हो सकता है आप बाकी लोगों को आपसे ज्यादा कम मिले हो। यहां पर क्या है, विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है क्योंकि जो आदमी जिसको आपने एक तो पहले तो आपने पार्टी को दे दिया, और उस लिस्ट में जो लिस्ट आपने देख के दिया उसमें वो किस नंबर पे है, टॉप नंबर पे है ना, इसीलिए। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ भारत में ये वाली पहले जिसने पोस्ट क्रॉस किया वो जीते, ये पद्धति हम अपनाते हैं। और जैसे मैंने बताया इजराइल, नीदरलैंड हो गया, या आपने पोर्चुगल देखा, अर्जेंटीना, यहां पर यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। अब राज्यसभा में चुनाव किस तरीके से होता है इसको जरा समझिए। राज्यसभा में चुनाव जो है वो, जैसे मैंने बताया था आपको कि समानुपातिक का हम लोग भी उपयोग करते हैं, तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप है जिसको हम राज्यसभा में देखते हैं। इसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो हर एक राज्य के में जो राज्यसभा की सीटें हैं उसका निश्चित कोटा है, वो डिसाइडेड है। तो राज्यों में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, राज्य में जो विधायक होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वो इन सीटों का चुनाव करते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि राज्यसभा में कौन जाएगा। तो इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं और कोई नहीं होता। राज्य में जो विधायक चुने गए हैं वो मतदाता होते हैं। कौन होते हैं? विधायक। तो मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जैसे एक लिस्ट उनके सामने आती है, उस लिस्ट में आते हैं जैसे रमेश कुमार है, मोहम्मद इकबाल है, नरसिंह यादव है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक विधायक हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक लिस्ट आई, मैंने 1 नंबर इसको दे दिया, 2 नंबर इसको दे दिया, तीसरा नंबर इनको दे दिया। ऐसे आप आए, ये मैं हूं या आप है, आप भी एक विधायक है। आपने क्या किया, आपने इनको पहला नंबर दे दिया, इनको दूसरा नंबर दे दिया, इनको तीसरा नंबर दे दिया। इस तरीके से हमने क्या किया कि सबको एक नंबरिंग कर दी। हर एक विधायक ये काम करता है। तो जब ये मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम यानी कि प्रायोरिटी में एक नंबर लिख के दे देते हैं। अब जीतने के लिए किसी भी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा पहले प्राप्त करना पड़ता है, मतलब मिनिमम उनको पास करना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। यानी जितना मतदान हुआ, जैसे एग्जांपल देता हूं, यदि राजस्थान में 200 विधायक हैं, उनको राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं, है ना। तो विजयी उम्मीदवार को कितना चाहिए, 200 बाय कुल विजयी, कुल जो 200 डिवाइड बाय कुल विजयी उम्मीदवार, मतलब कुल मतदान हो गया 200, विजयी कितने होने, 4 ही होने, 4 राज्यसभा के हैं प्लस 1, यानी कितना आ गया 200 बाय 5 यानी 40, और ये प्लस 1 है, ये जो 200 बाय 4 प्लस 1 प्लस 1, 200 बाय 4 प्लस 1 तो है ही, प्लस 1 भी है साथ में। तो 200, ये 200 हो गया, ये नीचे 5 हो गया प्लस 1, यानी हो गया 5 4 20, 5 4 20 प्लस 1 यानी 41। तो 41 वोटों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, इतना चाहिए इनको। जो 4 राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट होने जा रहे हैं या इलेक्ट होने जा रहे हैं, उनको इतना चाहिए। तो जब मतगणना होगी तब उम्मीदवारों को एक ये प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। जैसे मान लीजिए रमेश कुमार को यहाँ देखिए, यहाँ 2 मिला है, यहाँ 1 मिला है। ऐसे एक मोहम्मद इकबाल को देखिए 1 मिला है, 2 मिला है। नरसिंह यादव को 3 मिला है, 3 मिला है। तो अब यहाँ पर देखिए कि नरसिंह यादव को 3 मिला है,
तो नरसिंह यादव तो आउट हो जाएंगे पहली लिस्टिंग में। यानी रमेश कुमार को 2 और 1 मिला है, मोहम्मद इकबाल को 1 और 2 मिला है, नरसिंह यादव को 3 मिला है, तो नरसिंह यादव तो हट गए। और इनके वोट जो फिर उसके बाद देखा जाएगा अगली बार कि 1-1 कितना किस को मिला है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। यहां पर एक तीसरे विधायक और है, इन्होंने इनको 1 दिया हुआ है और इनको 2 दिया हुआ है और इनको फिर से 3 दिया हुआ है। नरसिंह यादव तो अब बाहर हो गए। अब एक बार तो फर्स्ट लिस्टिंग में तो नरसिंह यादव बाहर हो गए। अब अगली बार देखा जाएगा कि अब कितने लोगों ने रमेश कुमार को कितने लोगों ने 1 दिया हुआ है और मोहम्मद इकबाल को कितनों वालों ने 2 दिया हुआ है। तो अब जो रमेश कुमार है इनको 2 बार 1 मिला हुआ है, मोहम्मद इकबाल को केवल 1 बार 1 मिला है, तो ये इलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि वरीयता में जो लोगों ने रमेश कुमार को ज्यादा वरीयता दी हुई है, तो प्रथम वरीयता का वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो फिर से पुनः मतगणना होती है। यानी कि अगर पहली बार हमने किया और 41 नहीं मिला इनको, तो फिर से दोबारा मतगणना होगी। अब ये ऐसे प्रत्याशियों को मतगणना से निकाल दिया जाता है। यानी कि अब क्या हुआ कि रमेश कुमार, मोहम्मद इकबाल, इन तीनों को या फिर इन दोनों को 41% नहीं मिला, तो अगली बार जब काउंटिंग होगी तो नरसिंह यादव तो हट ही जाएंगे, क्योंकि इनको तो 3-3-3 इनको तो वरीयता ही नहीं है। फिर उसके बाद रमेश कुमार और मोहम्मद इकबाल के लिए दोबारा होगी, दोबारा हम इसकी काउंटिंग करेंगे किस तरीके से। तो पहले तो हमने कहा कि हमने नरसिंह यादव साहब को निकाल दिया है, जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले, इनको तो 3-3-3 मिले, इनको पहला नंबर मिला ही नहीं। उनके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। तो ये जो इनके वोट है ना, इनके तीनों ये जो इनको वोट मिले हैं वो रमेश कुमार और मोहम्मद इकबाल को दे दिए जाएंगे। ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशियों को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो वोट है अब इन लोगों को चला जाएगा। अब इनको 41% से ऊपर, क्योंकि इनको 41% से भी तो ऊपर लाना है। तो इस तरीके से ये जारी रखा जाता है जब तक ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये इसके बराबर प्रत्याशी को वोट नहीं मिल जाता और जिसको पहले मिल जाता है वो इलेक्ट घोषित हो जाता है। आप समझ गए ना कैसे होता है कि लिस्टिंग में आप वरीयता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और उस प्रायोरिटी में सबसे कम प्रायोरिटी जो होती है उसको हटा दिया जाता है, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी गिनी जाती है, फिर एक आदमी को और हटा दिया जाता है। तब तक हटाते रहते हैं जब तक 41% किसी को ना मिल जाए। जिसको 41% मिल गया और 4 लोग ऐसे होंगे जिनको 41% मिलेगा, उन चारों को राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली हमने क्यों स्वीकार की? सबसे पहली चीज, अब आप सोचिए, जब मैंने आपको ये समझाया तो काफी चीजें इसमें आपको समझ में आई होगी, काफी चीजें नहीं समझ में आई होगी। इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी में डिसाइड करना है कि किसको सबसे कम मिला, किसको सबसे ज्यादा मिला, फिर उसके बाद एक को हटा देना, फिर बाकी लोगों को चेक करना है कि उसकी वरीयता को देखे और इनके वोट भी ट्रांसफर कर देने इनको। तो ये थोड़ा सा गंभीर है, और गंभीर इस तरीके से कि थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो जो सर्वाधिक वोट वाली जो जीत व्यवस्था है वो उसकी लोकप्रियता का कारण यही है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बड़े सामान्य लोग हैं। यानी मतदाता जो है उनको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, राजनीति और चुनाव का इतना ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं होता। ये वही होंगे जो राजनीति पढ़ के आए होंगे या चुनाव के बारे में जानते होंगे, नॉर्मल आदमी को नहीं पता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भाई सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला वो जीत जाए। तो इसलिए जो हमारी व्यवस्था है, जो अच्छी व्यवस्था चली आ रही है, उसको समझना बड़ा आसान है, राइट। इसके पास होता यह है कि जैसे मैं हूं, मेरे सामने कांग्रेस का ये प्रत्याशी खड़ा है, मेरे सामने बीजेपी का ये प्रत्याशी खड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये बीजेपी का प्रत्याशी बहुत पसंद है, मैं इसको वोट दे दूंगा। मेरे सामने तो विकल्प है ना, मेरे पास सामने क्लियर विकल्प है। तो ये भी इसीलिए इतना सक्सेसफुल है ये हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो ये जो प्रणाली है, मतदाताओं को केवल दलों में नहीं बल्कि जो उम्मीदवार खड़े हैं उनका भी हम चयन कर सकते हैं, हमको बिल्कुल क्लियर विकल्प मिल जाता है। तो जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसकी प्रति उत्तरदायी कौन होगा? कोई भी एक प्रतिनिधि नहीं होगा, क्योंकि जैसे देखिए हमने जो देखा था कि अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी बटी है। यहाँ पर बीजेपी के हुए 6 इलेक्ट और कांग्रेस के हुए मान लीजिए 3 और सीपीआई के हो गए 1, मान लीजिए 10 इलेक्ट हो सकते थे। अब अगर काम नहीं हो रहा तो ये सीपीआई बोलेगा मैं तो एक ही हूं, बीजेपी से पूछो। बीजेपी बोलेंगे तो बीजेपी बोलेगा कि ये कांग्रेस के भी तो 3 है, इनसे भी पूछो। तो ये जो काम नहीं हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसको डालेंगे आप? इसमें डाल नहीं पाएंगे ना, बहुत अच्छे से नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए आप जिनको आपने इलेक्ट किया है उनको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप जाएंगे तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संविधान निर्माता है ये समझते थे कि जो ये समान अनुपात वाली प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इस पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होगी। कैसे?
जैसे आपने प्रोपोर्शनल दिया, प्रोपोर्शनल में क्या है, संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो हम प्रोपोर्शनल वाला अगर हम करते हैं तो हम ये देखेंगे कि भाई सरकार अड़िग नहीं रहेगी, सरकार जो है वो उसमें स्थायित्व नहीं होगा, यानी कि वो सरकार हो सकता है कि वो चेंज हो जाए या बदल जाए या गिर जाए, राइट। जैसे मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि ये जो प्रणाली है हमें स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अब मान लीजिए आपने बीजेपी, कांग्रेस और जैसे यहीं पे मैं आपको बताऊं सीपीआई, हुआ ये कि एक एग्जांपल भी आए, मान लीजिए 234 सीटें हैं। अब इसमें क्या हुआ, वोट का परसेंटेज ले लीजिए, उस वोट के परसेंटेज के हिसाब से द्रमुक को सीट मिली 173, अन्ना द्रमुक को एक हम एग्जांपल ले रहे हैं 1996 के तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव है, इसमें अन्ना द्रमुक को मिले जो वोट 21.54 इनको सीट मिली। इसी तरीके से टीएमसी को आपके 39 मिली। अब अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व बना लें तो इसको कितने लोग भेजने पड़ेंगे इस समान अनुपात के हिसाब से, तो इनको एक नंबर मिलेगा, इनको एक नंबर मिलेगा, इनको एक नंबर मिलेगा। अब होगा ये कि जब एक नंबर इनको मिलेगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, और समान अनुपात की बात हो रही है, तो इनको मिला मान लीजिए 50%, इनको मिला 30 और इनको मिला 20, तो 5 आदमी इनके हो गए, 3 आदमी इनके हो गए और 2 आदमी इनके हो गए। अगर हम 10 में से बात करें तो ये बीजेपी अभी भी पावर में नहीं है, आप इनको पावर में नहीं कह सकते, केवल 5 है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि 543 मान लीजिए पार्लियामेंट की सीट है। अब जिसने एक जादुई आंकड़ा होता है 280 के ऊपर होता है, वो मान लीजिए किसी ने 300, बीजेपी ने 300 सीट जीत ली, तो 300 की जो सीट जीत ली, इसका मतलब ये जो सरकार है ये स्थायित्व वाली सरकार है, और ये स्थायित्व वाली सरकार जो है वो हमारी एक स्थायी सरकार बन जाएगी। अब हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन जानते हैं कि हम पे राज कौन सी कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि हम 5 बीजेपी के हैं, 3 यहाँ के हैं, 2 मतलब 5 बीजेपी कर रही है, लेकिन 5 नॉन बीजेपी भी तो कर रहे हैं, है ना, 5 नॉन बीजेपी भी तो कर रहे हैं। तो आप किसके ऊपर जिम्मेदारी देंगे? यहाँ तो क्लियर है कि बीजेपी अगर अच्छा होगा तो बीजेपी, बुरा होगा तो बीजेपी। तो यहाँ से एक अच्छी तरीके से सुचारू और प्रभावी ढंग से सरकार चल सकती है यदि हम अपना जो हमारा सिस्टम है वो लागू रखेंगे। समान अनुपात में ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि देश हमारा बड़ा विविध है, हमारा देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। और यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनल वाली बात है, इसमें क्या होगा कि जो हर एक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। कौन सी? समान अनुपात। यानी अगर आप कहें कि भाई 18% या 14% जो है मुसलमान है, तो ये क्या होगा कि समान अनुपात में क्या होगा, हर बार ये 14% जो है वो मुसलमान आएंगे। इसी तरीके से अगर ये जीतते हैं तो, लेकिन अगर ये जीतते नहीं है तो इनका रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। तो अनुपात के हिसाब से लाने में अगर वो उनको कोई वोट देता ही नहीं है तो फिर वो कैसे आएंगे? वो नहीं आ पाएंगे ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा है कि कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करती है और वो जो खड़े होते हैं वो अपने आप प्रेजेंट करके उनके काम के हिसाब से उनको वोट दिया जाता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक मत में जो जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित है। जो हमारी जो पद्धति चली आ रही है वो बड़ी आसान है, उसको हम और आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो केंद्र और राज्य में जो बड़े दल हैं उनको स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। जैसे हमने देखा 2014 में, 2019 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सरकार बनाई, पावर इनके हाथ में है, इनके सारे मेंबर हैं और इनका वैसे इन्होंने एक एनडीए बना रखा है ना। इनके पास एनडीए है, मतलब बहुत सारी अलग अलग जो पार्टियां हैं इनके मिश्रित है, लेकिन ये बीजेपी को अपने आप ही एक पार्टी को अपने आप बहुमत मिल गया। तो ये जो प्रणाली है उससे उन दलों को भी थोड़ा हतोत्साह मिलता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती जो किसी जाति या समुदाय के लिए वोट प्राप्त करती है। यानी आप देखेंगे कि जब हमारे चुनाव हुए तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां पर मायावती जी की पार्टी है, मायावती जी की जो पार्टी है इन्होंने ये सीएम भी रही हैं, 2 बार सीएम रही हैं, लेकिन इनको एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली। तो जब लोकसभा की सीट नहीं मिली, इससे मतलब ये है कि अगर कोई एक जातिगत या समुदाय की बात करता है केवल या उसी में लीन रहता है तो उनको थोड़ा सा हतोत्साहन भी मिलता है। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी पार्टी ने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है अपने प्रदेश के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल जो इस किताब में दिया है उसके तहत समझा रहा हूं आपको। तो स्वतंत्रता के बाद
जैसे हमने देखा कि जो सर्वाधिक मत वाली प्रणाली है वो अपनाई, लेकिन एक दल का वर्चस्व हमने हमेशा देखा है। लेकिन साथ में छोटे छोटे दल भी रहे। 1989 की बात बताता हूं, भारत में बहुदलीय, जिसे हम एक से, जैसे मैंने बताया ना, जो बीजेपी है उसके साथ बहुत सारे दल हैं, इसको हम एनडीए कहते हैं। ऐसे कांग्रेस के साथ बहुत सारे दल हैं, उसे हम यूपीए कहते हैं। तो जो बहुदलीय गठबंधन है, उसकी गठबंधनों की जो कार्य प्रणाली है वो हमने देखा। तो राज्य में जो धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता ये राज्यों में भी हम देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जो दलीय प्रणाली है उसकी एक विशेषता ये है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और जो छोटे दल हैं उनको सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है। यानी अगर आपने, जैसे बीजेपी है, अब इनका केरला में कोई भी जनाधार नहीं है, इनको एक भी सीट नहीं मिलती। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ की 3 पार्टियां हैं, इसको वोट, 3 पार्टियां, इस पार्टी को वोट मिलता रहता है और बीजेपी इसके साथ अलायंस कर ले, तो जब एक तरीके से अलायंस करके ये दोनों साथ हो गए तो जो इनको सीटें मिलेंगी वो बीजेपी को ही मिली, एक तरीके से एक एनडीए को मिल गई। तो ये तरीका भी है जिससे ये जो छोटा दल है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अब बीजेपी को इसकी आवश्यकता है, इस दल की आवश्यकता जरूरी हो जाएगी ताकि वो यहाँ जनाधार बना सके, अपने काम कर सके या फिर यहाँ से वोट ले सके। तो इस तरीके से इस जो छोटी छोटी पार्टी है उनका भी लेवल बढ़ जाता है। जो निर्वाचन क्षेत्र है जहां से निर्वाचन होगा, लोग चुने जाएंगे, तो हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें सर्वाधिक जिनको मत मिला, जिसको सबसे ज्यादा मत मिला, उसमें जीत वाली जो प्रणाली है, इसका यह परिणाम हो सकता है कि जो दबंग, जो स्ट्रांग सामाजिक समूह है और जातियां हैं, हर जगह जीत जाएंगी, जिनके पास मसल पावर हो, पैसा हो, या फिर जिनके पास लोग भी हो, यानी जनाधार हो। तो इससे ये होगा कि जो दलित और उत्पीड़ित वर्ग है, ऐसे सामाजिक समूह जिनको हम मार्जिनलाइज क्लास बोलते हैं, उनका कोई प्रतिनिधित्व तो हो नहीं पाएगा। तो ब्रिटिश सरकार ने, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, इन्होंने एक पृथक निर्वाचन मंडल इसकी शुरुआत की थी। इसका यह मतलब था कि जो किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। उसको मैं समझाता हूं। होता यह था कि जो संविधान सभा का भी हमने देखा था कैसे इलेक्शन हुआ था, तो जैसे ये मुस्लिम हो गए, ये हिंदू हो गए और ये आपके सिख हो गए, तो यहां जितने हिंदू खड़े होंगे, जैसे ये हिंदू खड़े हुए हैं, इनको केवल ये हिंदू ही वोट कर सकते हैं, इनको ये सिख वोट नहीं कर सकते, मुसलमान वोट नहीं कर सकते। तो ये उनकी एक पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था थी। तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था है, इसको हमारे यहाँ अपनाया गया है कि भाई ऐसी जगह बना दी जाए, ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनमें से कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जिसमें जो निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे, लेकिन जो प्रत्याशी होगा, जो आदमी खड़ा है चुनाव में, वो उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपका एक स्टेट है, यहां पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हम कह रहे हैं ए, इसको हमने कह दिया कि ये शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बी को हमने कर दिया ये शेड्यूल ट्राइब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर जनरल है, यहाँ पर जनरल है, कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है, वो SC ST भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल SC ST ही जीतेगा। और खड़े भी SC ST, यहाँ पर केवल ST खड़ी होंगे, यहाँ केवल SC खड़े होंगे। तो अब यहाँ पर जो वोट है, यहाँ पर पंडित भी रह रहे हैं, यहाँ मुसलमान भी रह रहे हैं, यहाँ जाट भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो खड़े हैं, जो उम्मीदवार खड़े हैं, वो केवल SC हैं, वो केवल शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो उनको वोट ये सब करेंगे, लेकिन जीतेगा केवल SC, क्योंकि ये सीट रिजर्व है, इसमें कोई और नहीं खड़ा हो सकता, कोई और नहीं आ सकता। ये व्यवस्था हमारे यहाँ है। यहां पर मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा कि जो हमारी व्यवस्था है कुछ इस तरीके से है कि जहां सफेद सफेद आप देख रहे हैं ये जनरल के लिए है, बाकी जहां हरा डार्क ग्रीन देख रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन देख रहे हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि जनजातियों के लिए रिजर्व है। तो अब जो संविधान है वो SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा जो विधानसभाएं हैं उसमें आरक्षण की व्यवस्था करता है, जैसे आप यहां पर भी देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो पहले जो व्यवस्था है ये 10 वर्ष के लिए थी। जो संविधान ये लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है, ये 10 वर्ष के लिए पहले बनाई गई थी। फिर इस थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया संविधान में, तो ये हो गया 2020 तक।
अभी हम लोग 2020 में रह रहे हैं, चल रहे हैं, तो आरक्षण की अवधि जो है 2020 में खत्म हो जाएगी, लेकिन इसको संसद जो पार्लियामेंट है ये इसको बढ़ा सकती है, इसके लिए निर्णय ले सकती है। तो ये दोनों समूह जो मैंने आप SC ST कहा, उन सीटों का वही अनुपात है जो भारत में जनसंख्या में इनका अनुपात है। मतलब जो जनसंख्या में, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 100 लोगों में मान लीजिए 30 SC है और 20 ST है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर 10 कैंडिडेट होंगे और 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, तो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 SC कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, 2 ST कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, बाकी 5 जनरल की होगी। तो लोकसभा में जो 543 है, 543 सीटों में 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए है, 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, जो ST के लिए। ये मैं बात कर रहा हूं 2012 की, 1 सितंबर 2012 की। अगर इसमें परिवर्तन हुआ है तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो कौन सा निर्वाचन क्षेत्र, अब ये सवाल उठ जाता है आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, कौन सा रिजर्व्ड है, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय लेते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन में परिसीमा आई यानी बाउंड्री बनाने वाले। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने वाला जो आयोग है, जो डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन कौन सी होगी, ये वाला काम करेगा। तो राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो परिसीमन आयोग मैं कह रहा हूं, ये किसके साथ मिलकर काम करता है? ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। तो इसका जो गठन है पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा खींचने के लिए हुआ है। यानी अगर हमारा देश कुछ, ऐसे बता दूं, इसकी जो सीमा बनाई है ना, ये इसकी जो सीमा बनी है, ये किसने बनाई है? परिसीमन आयोग ने। बस ये समझ लीजिए इस तरीके से। तो प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है। हर एक राज्य में, जैसे एक राज्य आपने बना दिया, इस राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है और उस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। जैसे इसकी अनुसूचित जाति जनजाति की एक हमको नंबर पता है, उस हिसाब से इसको डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए यहां पर 20% SC है और 10% ST है, और हमने यहाँ 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई इस राज्य में। राज्य आप मान लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं। अगर 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 SC कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, 1 2, और 1 ST होगी। बाकी जितनी बची 3 हो गई ना, ये बाकी 7 जो है वो जनरल होगी। तो ये परिसीमन आयोग काम करता है। तो जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और वो उनके लिए आरक्षित कर दी जाती है। यानी कि ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि भाई 20% है तो कहां पर है? तो 20% जो SC की जनसंख्या, वो मान लीजिए यहां सबसे ज्यादा है, 20% पूरे में है, लेकिन 20% में सबसे ज्यादा यहां पर है और सबसे ज्यादा यहां पर है। तो क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है, तो एक इसको बना दिया जाएगा, एक इसको बना दिया जाएगा, उनके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। तो अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान रखता है, ध्यान रखिएगा। एक तो आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा हो। अगर मान लीजिए यहां पर पूरे स्टेट में कहीं SC तो जो शेड्यूल कास्ट है वो हर जगह है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसको क्यों नहीं ले रहे हैं आप? इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर, जैसे मैं अगर फिर से बताऊं आपको, यहां पर 2 SC रह रहे हैं, यहां पर 5 SC रह रहे हैं। तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे कि इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे? इसको बनाएंगे जहां पर ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो जो बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पहली चीज तो ये देखी जाती है कि जहां पर लोग ज्यादा है, ये कैंडिडेट ज्यादा है, लोग ज्यादा है, जिन अनुसूचित जाति के अनुपात ज्यादा है, राइट। लेकिन इसमें यह होता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको राज्यों के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। कहने का मतलब ये, अब समझिए, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 SC है, तो एक बार इस सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा, एक बार इस सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा। यानी हर बार सीट को रिजर्व को, ऐसा नहीं होगा कि हर बार यही सीट रिजर्व होती रहेगी, इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी इसको कर दिया जाएगा, कभी इसको कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 SC लोग रहते हैं, या 5 यहाँ 4 रहते हैं, तो एक बार इसको बना दिया जाएगा, एक बार इसको बना दिया जाएगा, कभी इसको बना दिया जाएगा, ऐसे इसका परिवर्तन भी होता रहेगा। तो प्रतिनिधि संस्थाओं में हमने देखा कि महिलाएं बहुत कम हमको मिलती है। अगर चाहे हम आपके पार्लियामेंट की बात कर लें, चाहे हम विधानसभाओं की बात कर लें, महिलाएं कम मिलती हैं। तो इसके लिए ये बात बार बार उठती है कि भाई 1/3 सीट तो महिलाओं के आरक्षित करिए। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। अगर नगर निगम का चुनाव होता है, स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, तो वहां पर महिलाओं की सीट आरक्षित है। लेकिन बाकी
पूरे देश में जब हम आम चुनाव करते हैं, लोकसभा चुनाव करते हैं, तो वहां पर कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होती है। तो ये इसकी मांग उठ रही है और ये कभी ना कभी इसको पारित जरूर किया जाएगा, क्योंकि ये संविधान में पड़ा हुआ है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, देखिए जब तक चुनाव सही से नहीं होगा ना, स्वतंत्र नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र की वैल्यू उसको हम आंक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे अरे ये तो स्वतंत्र नहीं है, तो कोई जो जीतने वाला हो तो हमेशा जीत जाता है, जिसको हम वाकई में चाहते हैं वो तो जीत नहीं रहा है। तो चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो मतदाता है, मैं और आप जो मत देते हैं, वोट देते हैं, उनकी आकांक्षाएं चुनाव परिणामों के न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो। यानी हमने कहा कि अरे हमने तो इस आदमी को वोट दिया था, ये तो जीता ही नहीं, ये बार बार जीतता है, ये दबंग है, ये मसल पावर है, और इसने चुनाव रिग किया हुआ है। तो स्वतंत्रता और निष्पक्षता ये बहुत जरूरी हो जाता है जब तक चुनाव का सवाल आता है, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि लोकतंत्र में कैसे चुनते हैं, हम चुनाव कैसे करते हैं, मतदान के थ्रू ही तो करते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जितने भी एक वयस्क हो जाते हैं किसी कंट्री में, उनको मताधिकार की सुविधा है, वो कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो मतदाता कौन है, कौन चुनाव लड़ सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो देश के सभी वयस्क हम कहेंगे, देखिए पहले आज तो 18 प्लस जितने भी बच्चे, क्या कहेंगे, ये तो बड़े ही हो गए, जितने 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, जिन्होंने 18 साल की एज अटेन कर ली है, वो वयस्क कहलाते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। तो देश के सभी वयस्क नागरिक चुनाव में वोट दे सकते हैं। इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि जितने भी वयस्क भारतीय हैं वो सारे के सारे वोट दे सकेंगे, हर नागरिक वोट दे सकेगा। और आप देखिए हमारे बाद यूनाइटेड स्टेट्स में ये बात पास हुई। यूनाइटेड स्टेट्स को हम बहुत फॉरवर्ड मानते हैं, लेकिन वहां पर भी हमारे बाद में ये तय हुआ, क्योंकि वहां केवल एलीट क्लास को वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को था ही नहीं, कुछ लोगों का अधिकार था। लेकिन हमारे जब संविधान बना तो सबको अधिकार मिल गया कि भाई कोई भी ऐसा हो, सबको अधिकार मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक 61st अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसको हम 61st अमेंडमेंट हुआ था। इसको ये जो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हुआ था ये। तो इसमें क्या हुआ था कि जो एज है 21 साल पहले थी, अब उसको जब पहले लोग वोट करते थे वो 21 साल के होते थे तब करते थे, अब इसको कम करके 18 साल कर दिया गया। कि जो आर्टिकल 326 है उस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 326, इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद ये लोकसभा और असेंबली में अब जो वोट कर सकेंगे वो 18 साल से के ऊपर जो होंगे वो कर सकेंगे। पहले 21 साल के ऊपर करते थे। इसका मतलब 1989 तक 21 साल से ऊपर के जो भारतीय नागरिक थे वो वयस्क माने जाते थे। फिर 1989 में जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान संशोधन हुआ, इस उम्र को घटा के 18 साल कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग ये कहते थे, आज भी ऐसे कहते हैं कि जिन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की है, जो अनपढ़ है, वो उनको वोट देने का अधिकार का फायदा नहीं है, क्योंकि वोट देंगे उनको आइडिया तो है नहीं, वो तो बरगला दिए जाएंगे। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इनके दिमाग पे, इनकी सोच पे, इनकी जिसे कहते हैं व्यापकता पे बिल्कुल शक नहीं किया और सब लोग निर्वाचन में या चुनाव में अपना योगदान देंगे, ये हमारे संविधान में दर्ज है। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अगर आपको खड़ा होना है, अब आप खड़ा होने चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल से ऊपर, इससे कम नहीं। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने अपराध, अगर वो जेल गया 2 साल या 2 साल से ऊपर की जेल उसने काटी है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा, ये प्रतिबंध है। लेकिन आपकी कोई भी आय हो, कितना भी पैसा कमाते हो आप, कोई भी शिक्षा आपने की हो, ना शिक्षा प्राप्त की हो, किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी लिंग के आधार पर आप आते हो, आप चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं और चुनाव में वोट भी दे सकते हैं। तो एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बहुत जरूरी हो जाता है जब चुनाव की बात करते हैं। ये हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भारत में जो चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए हमारे पास एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, वो निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने के लिए, देखिए क्या क्या काम हमने दिया है ईसीआई बोलूंगा मैं, ईसीआई को क्या क्या काम दिया है। एक तो मतदाता सूची ये तैयार करेंगे, चुनाव कैसे, इसका मैनेजमेंट, संचालन, इसको देखेंगे, निर्देशन मतलब इसका डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल, इसका अधिकार किसके पास है? एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग ईसीआई के पास है। तो निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात का अंतिम निर्णय किसके पास है? किसी भी चुनाव से रिलेटेड अंतिम निर्णय किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। बस ये ध्यान रखिएगा, राइट।
तो भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए, जैसे पूरे देश के लिए तो ईसीआई है, ऐसे हर एक स्टेट में, मान लीजिए स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो हर एक स्टेट में इनकी सहायता करने के लिए हर एक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यहां पर एक मुख्य, जिसे हम कहेंगे चीफ इलेक्शन ऑफिसर कह सकते हैं, ये यहां पर होगा। और निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों में जो चुनाव होगा उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। इलेक्शन कमीशन जो है वो नगर निगम के चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है विधानसभा के चुनाव कराएगा और आपके लोकसभा के चुनाव कराएगा। स्थायी निकाय के चुनाव, जैसे मैंने नगर निगम वगैरह का कहा, नगर निगम के लिए इस कौन जिम्मेदार नहीं है? ईसीआई, ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए क्या है कि राज्यों में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, हर एक स्टेट में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो निर्वाचन आयोग से बिल्कुल अलग काम करते हैं, उनका रिलेशन ईसीआई से नहीं है। हर एक राज्य में एक निर्वाचन आयोग है, हर एक राज्य में एक निर्वाचन आयोग है जिनका इनसे कोई मतलब नहीं है, ये अपना अलग काम करते हैं और जो स्थानीय चुनाव है उसको ये अंजाम देते हैं। हर एक का काम जो है, इनका काम, इनका इलाका अलग है और जो स्थानीय या कि राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनका दायरा अलग है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, मतलब इसमें केवल एक सदस्य होता था जो हेड होता था। फिर 1989 के आम चुनाव के जस्ट ठीक पहले दो निर्वाचन आयुक्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इसके हेड होंगे, मैं इनकी फोटो दिखाऊंगा आपको, ये साहब हैं, अभी जो सुनील अरोड़ा साहब अभी हैं और ये पहले के हैं। तो 1989 में जब चुनाव हो रहा था उसके जस्ट पहले क्या हुआ कि दो और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। तो इससे क्या हो गया, मल्टी सदस्य बन गए। पहले एक थे, दो और को कर दिया तो तीन हो गए। चुनाव के बाद उसे फिर एक सदस्य बना दिया गया, फिर से एक कर दिया, बाकी दो को हटा दिया। 1993 में क्या हुआ, 1993 में फिर से दो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो गई, फिर से दो नियुक्ति हो गई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय फिर से हो गया। तब से ये बहुसदस्यीय है, यानी कि आप यहां पर जो देख रहे हैं ये सारे के सारे चुनाव आयुक्त हैं, है ना। एक हेड हो सकता है लेकिन सबके साथ बराबर पावर है। तो मैं इसका बताता हूं इनकी पावर कैसे डिफरेंशिएट होती है। मुख्य निर्वाचन आयोग, जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, वो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। एक आदमी तो होगा जो मेन अध्यक्ष होगा, लेकिन जो बाकी निर्वाचन आयुक्त हैं उसकी तुलना में उनकी शक्तियां ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बराबर है। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी जो अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्त है उनकी शक्तियां समान है। मतलब अगर ये डिसीजन ले रहे हैं तो इनकी और इनकी दोनों की समान वैल्यू है, समान पावर है, दी गई है। इससे क्या होता है, चेक और बैलेंस रहता है। ऐसा नहीं हो कि एक आदमी सारे काम करने लगे, हो सकता है सही गलत कर ले। जब चेक और बैलेंस रहेगा ना, दो और रहेंगे तो चीजें अच्छे से होती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति ये हमने देखा है कि इसको कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इनका चुनाव करती है कि कहेंगे इनको नॉमिनेट करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति को कौन बनाता है, जो संसद में जिसका बहुमत है, यानी वो रूलिंग पार्टी बना रही है। तो रूलिंग पार्टी राष्ट्रपति को कहती है, राष्ट्रपति इनको बना देते हैं। तो सब लोग को यही दिमाग में रहता है कि अरे जब रूलिंग पार्टी बना रही है तो ये तो रूलिंग के लिए काम करेंगे ना। तो हमेशा से मांग उठती आई है कि जो इनको बनाने का तरीका है, इनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाने का तरीका है, इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश, हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और विपक्ष के नेता, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट भी एक पार्टी होगी जिसे विपक्ष कहते हैं, उसके नेता, ये दोनों का भी रोल होना चाहिए। केवल राष्ट्रपति और जो रूलिंग पार्टी है उसका नहीं होना चाहिए, यह मांग उठती आई है। तो जो संविधान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या निर्वाचन आयुक्तों के जो कार्यकाल है उसकी सुरक्षा उनको मिलती है। मान लीजिए इन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, जैसे रूलिंग पार्टी है, एक साहब ने कुछ गलत बात कह दी चुनाव में, तो इन्होंने इनको 2 दिन के लिए कहा कि आप चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो ये तो गुस्सा हो गए, ये रूलिंग पार्टी के हैं, तो इनको हटा दिया जाएगा। ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनको संविधान ने कहा है कि या तो ये 6 साल तक काम करेंगे या 65 साल तक काम करेंगे। अगर ये 65 साल के हो जाते हैं तो ये रिटायर हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए ये 55 में ये एंटर होते हैं, 55 में इनको बनाया जाता है, तो ये 6 साल तक काम करेंगे, यानी कि 61 तक काम करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब उन्हें 6 वर्षों के लिए या 65 साल की आयु तक, जो पहले खत्म हो जाए, उसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो कार्यकाल है उसको समाप्त होने के पूर्व अगर इनको हटाना है किसी भी तरीके से, वरना तो कोई भी हटा देगा, इनको जिनके पास पावर होगी हटा देगा, नहीं हटा सकता। इसके लिए एक तो इनको राष्ट्रपति हटा सकता है, और संसद के जो दोनों सदन है उसमें विशेष बहुमत पारित करके ही इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद
संसद के दोनों सदनों में ये पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति इन्हें हटा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त को केवल और केवल राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, राइट। अब भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसके पास बहुत सारे काम है। एक मैंने यहां लिस्ट यहां पर बना रखी है, बहुत सारे काम है। पहली चीज ये देख लीजिए कि वो मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। हर साल 18 साल के हो जाएंगे बच्चे, एडल्ट हो जाएंगे। हर साल कई लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी। तो हर साल आप जब भी चुनाव होगा तो जो मतदाता सूची है उसको नया करना पड़ेगा। और पूरा यह प्रयास होता है कि मतदाता सूची में गलतियां ना हो, यानी कि जो मतदाता पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, उनके नाम ना हट जाएं जो पहले से है, और उन ऐसे लोगों के नाम जो अयोग्य हैं, जो जीवित नहीं है, उनके हटा दिए जाए। ये इनका काम है। दूसरा काम है, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम है कि कब चुनाव हो, चुनाव का कैसा कार्यक्रम होगा, किस दिन होगा, तो चुनाव की अधिघोषणा यानी चुनाव का को बताना कि इस दिन चुनाव होगा। नामांकन प्रक्रिया कब तक होगी कि जब तक लोग आके अपना नामांकन भरें। उसके बाद मतदान की क्या तिथि होगी, मतगणना कब होगी, मतों को कब गिना जाएगा, और चुनाव के परिणाम कब घोषित किए जाएंगे। ये सब काम होता है ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसी तरीके से निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष परख कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार भी दिया हुआ है। पूरे देश में किसी राज्य, किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित वो कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, अगर वो देखते हैं कि भाई यहां पर माकूल माहौल नहीं है या स्थिति ठीक नहीं है। जहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उनको लगता है कि संभव नहीं है, वहां पर इस चुनाव को रोक सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों को एक आचार संहिता, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, आचार संहिता लागू हो जाती है जैसी चुनाव की उद्घोषणा होती है। और वो ये भी देख सकते हैं कि अगर कहीं पे चुनाव हुआ है लेकिन उनको लगता है गलत चुनाव हुआ है या कुछ इसमें रिगिंग हुई है, तो दोबारा चुनाव करा सकते हैं। तो दोबारा चुनाव या दोबारा मतगणना भी करा सकते हैं, उसकी भी आज्ञा दे सकते हैं। और निर्वाचन आयोग राजनीति दलों को मान्यता देता है। जो सिंबल हम देखते हैं, जैसे राष्ट्रीय दल कौन से हैं, क्षेत्रीय दल कौन से हैं, उनको चुनाव चिन्ह भी देना ईसीआई का काम होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तो बस सीमित लोग हैं। इतना पूरे देश भर में चुनाव कराना, हर एक स्टेट में 4 चुनाव कराना कैसे करेंगे? तो उसके लिए वो सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करते हैं, मतलब उनको एम्प्लॉय करते हैं। जैसे कोई इसरो में काम करता है, डीआरडीओ में काम कर रहा है, कोई टीचर हो गए किसी सरकारी स्कूल में, उनको लेके काम करते हैं। और एक बार जैसे चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई तो प्रशासनिक मशीनरी का वो उपयोग करते हैं। उसके बाद सारी के सारी वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। ये जितने भी लोग इन्होंने लिए हैं वो इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं वो चुनाव संबंधी कार्य में आते हैं, और इस संबंध में वो किसको रिपोर्ट करते हैं? निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग का पूरा कंट्रोल होता है चुनाव के समय इनके ऊपर। तो चुनाव आयोग क्या है, अधिकारियों का तबादला भी कर सकता है और तबादले को रोक भी सकता है। ये पावर किसको दिया है? ईसीआई को। और अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करें। अगर ये काम नहीं करते, मान लीजिए ये मैडम ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। ये ईसीआई के पास है। तो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल पार्टीज, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स एंड ओपिनियन इन केसेस, ये सारे काम फंक्शन आपके ईसीआई के काम है। तो आप देखें कि 20 वर्ष पहले जो निर्वाचन आयोग के बारे में हमारी जो सोच थी बदल चुकी है, कि निर्वाचन आयोग को पावर तो बहुत दे रखी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी पावर और प्रभावशाली ढंग से उस पावर को उपयोग करना शुरू किया है, जो संविधान ने पहले ही दे रखा था। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, 1991 में पूरी की पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है उनको रोकना पड़ा, क्योंकि 2002 है प्रचार के दौरान, 2002 में जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, और निर्वाचन आयोग को 1991 में कर दी गई थी। 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और 2002 में क्या हुआ था? 2002 में ये हुआ था कि गुजरात में बहुत दंगे हुए थे। तो इन दोनों ही सिचुएशन में उन्होंने कह दिया कि देखिए चुनाव नहीं हो पाएगा, या स्थितियां ठीक नहीं है, तो वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़े स्ट्रांग, और एक टीएन सेशन साहब हुए थे, टीएन सेशन साहब, और इन साहब ने बहुत ऐसे डिसीजंस लिए जो आज भी इनको माना जाता है। बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिए थे इन्होंने। अब देखें, ये जितने चुनाव हमारे यहाँ हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आज हम 2020 में है, 17 आम चुनाव हो चुके हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराए हैं। तो जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं, क्योंकि हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो चुनाव को अच्छा करने के लिए, चुनाव में सुधार करने के लिए हमने देखिए वयस्क का मताधिकार दे रखा है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। तो इससे हमने कोशिश की, हमारे देश ने कोशिश की है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन कुछ सुझाव इसमें जरूर बनते हैं कि जो हमारी चुनाव व्यवस्था है उसको, उसमें जो सर्वाधिक मत वाली जो सिचुएशन है कि सबसे ज्यादा जो वोट ले जाएगा वो जीत जाएगा, उसके अलावा जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी लाया जाए, उसको लाया जा सकता है। दूसरी चीज है संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। और इसी तरीके से जो चुनावी राजनीति में धन का प्रभाव है, मसल और मनी पावर जिसे कहते हैं, उसके लिए जबरदस्त कठोर प्रावधान होने चाहिए। और चुनावी जो खर्चे हो रहे हैं उसको भी हमें बहुत एक ऐसी निधि बना लें, एक ऐसा पैसे का भंडार बना लें जिससे ही हम केवल राजनीतिक दलों को पैसा दें और वो खर्च करें। वरना तो वो अपने मतलब उनको जो अलग अलग कंपनियां पैसा देती है, अलग अलग लोग देते हैं, उन्हीं के लिए मदद करेंगे जीतने के बाद। और जिस उम्मीदवार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा है, यानी कि उसने किसी का मर्डर किया है, तो उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। अगर उसने किसी ऊपर की न्यायालय में अपील भी कर रखी है तब भी उसको हमको रोकना पड़ेगा। और चुनाव प्रचार में जो जाति धर्म की बात होती है इसको बिल्कुल प्रतिबंधित या खत्म करना चाहिए हमें। और राजनीतिक दलों की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए राजनीतिक दलों के लिए। तो ये सारी कुछ हमारे उपचार हैं जो हम कर सकते हैं या हमारा देश कर सकता है, हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हम एक्चुअली में कह सकें। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब हमारे सारे उम्मीदवार, राजनीतिक दल और हम लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे और जो लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा है उसकी भावना का सम्मान करेंगे कि ये एक लड़ाई है, लेकिन ये झगड़ा नहीं है। कोई इसमें से जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन उसके लिए कोई ऐसी गलत चीज ना करें जिससे हमारा सर झुके। तो भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता बहुत सारे आधारों पर मापी जा सकती है। पहली चीज तो ये है कि हमारी जो चुनाव व्यवस्था है इसमें हम मतदान कर सकते हैं और केंद्र और राज्यों में बहुत अच्छे से सबको सरकार बनाने का या बदलने का अवसर भी मिल जाता है। मतदाताओं ने जो चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है ये हम देख रहे हैं, उसमें भाग लिया है और चुनाव में भाग लेने वाले जो उम्मीदवार हैं दलों की बहुत सारी संख्या हो गई है। तीसरा ये है कि चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है, यानी कि सभी को साथ लेकर हम लोग चले हैं। हमारे जो प्रतिनिधि है और जो इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो उनका बैकग्राउंड, वो सब बदला है। बहुत सारे सामाजिक अलग अलग वर्गों से आते हैं और हम थोड़ा सा इसमें महिलाओं की संख्या की वृद्धि होनी चाहिए, ये हम सोचते हैं। चौथी बात यह है कि देश में अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनाव अनियमितता और धांधली से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि कहीं छुटपुट आप घटनाएं सुनते हैं, हिंसा हो गई या कुछ शिकायत हो गई, कोई डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि चुनाव आयोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत हम विश्वास करते हैं ईसीआई पे। दूसरा यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक ढांचे, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अभिन्न अंग है। अगर हम एक अच्छा चुनाव नहीं करा सकते, जनादेश का उल्लंघन हो जाएगा वो। तो इसीलिए चुनाव हम जिनको कर रहे हैं उसी की सरकार बने। और भारत में बहुत निश्चित अंतराल, जैसे 5 साल में आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, ये सब चलते आ रहे हैं। इसीलिए हम एक महान लोकतांत्रिक देश बने हुए हैं। यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ और जैसे दोषरहित बनाया जाएगा, जैसे मैंने कुछ बातें कही, तो मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र में ये जो महोत्सव होता है, ये बेसिकली जब चुनाव होता है एक महोत्सव होता है, इसका हम आनंद उठा सकेंगे और इसको हम लॉजिकल और अर्थपूर्ण बना सकेंगे। तो ये बात हुई जो आपके किताब में चीजें दी हुई हैं, इसको हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा एक समरी देखेंगे, बहुत कम समय में इसको करने की कोशिश करेंगे, ये हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।